वेलकम बच्चों टू द क्विक रिवीजन सीरीज अगेन। बच्चों क्या है ये क्विक रिवीजन सीरीज? इसमें हम लोग नीट 2022 जेई मेंस 2022 के लिए पूरी फिज़िक्स को कोशिश करते हैं, पूरी फिज़िक्स को उसके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले उनको कवर करते हुए उनका क्विक रिवीजन। बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को देख करके रिवाइज करते हो तो वो ज़्यादा आसानी से हो जाता है, कम टाइम में हो जाता है। तो इसका बच्चों पूरा बेनिफिट लेने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखो। उसमें भले उसकी स्पीड बढ़ा दो, भले उसकी स्पीड बढ़ा के देखो, लेकिन देखो पूरा, ताकि उसमें अगर कोई भी ऐसा कंसेप्ट है जो तुमको तुम्हारा वीक है, किसी कारण नहीं आता है या वीक है किसी कारण, तो वो संभल जाए, वो स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि बच्चों एक एक नंबर की फ़ाइट है एग्ज़ाम में, ठीक है। और बच्चों इसी तरह से डेली इसमें कोई ना कोई चैप्टर अपलोड हो रहा है, तो आप वीडियो को, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, क्योंकि इसमें डेली कोई ना कोई चैप्टर का वीडियो अपलोड इस चैनल पर हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग को किसको रिवाइज करना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों एक बड़ा चैप्टर है, तो इसे हम लोग दो पार्ट्स में इसको रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे, ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे, सेल के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, सेल के कम्बिनेशन के बारे में और बहुत सारे कंसेप्ट्स। स्टार्ट किया जाए, लेट्स बिगिन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को। बच्चों करंट है क्या? चार्जेस का एक निश्चित दिशा में मोशन इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अगर हम किसी वायर के दोनों सिरों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव चार्जेस में मोशन नहीं हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वो रैंडम है। तो जब हम बैटरी अप्लाई कर देते हैं, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, तो चार्जेस का एक निश्चित दिशा में मोशन होता है और वही कहलाता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? चार्जेस का एक निश्चित दिशा में मोशन। बच्चों वायर्स में, कंडक्टर्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को मेनली चार्ज कैरियर मानते हैं, मेनली रिस्पॉन्सिबल मानते हैं करंट के लिए। जबकि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो वहाँ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयंस को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों को इक्वली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है या रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो यहाँ इस चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे वो मेटल्स की करेंगे, वो कंडक्टर्स की करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन मूव करता है वायर में, जिसके कारण हम कहते हैं कि करंट फ्लो करता है। तो करंट के पास यानी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर इस वायर में करंट का फ्लो, बल्कि ऐसे देखते हैं, अगर ये कोई वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो सपोज लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा हो, तो जो करंट है उसको हम मानेंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में। बच्चों पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न एट्सेट्रा, सब जगह आप पॉजिटिव चार्ज को ही अपना रेफरेंस मानते हो। भले ही वायर में करंट इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो कर रहा हो मेटल में, लेकिन करंट का डायरेक्शन आप मानोगे जिधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। तो करंट का डायरेक्शन मिलता है आपको पॉजिटिव चार्ज के मोशन से। इलेक्ट्रॉन, बल्कि पहले करंट की बात कर लें। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उसके मैग्नीट्यूड भी है। 2 एम्पियर का करंट इस फिगर के मुताबिक आ जाए तो राइट से लेफ्ट की तरफ, लेकिन बावजूद इसके वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट के पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन होने के बावजूद वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बच्चों जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी मेटल वायर में, मान लो कॉपर में, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्ज, बच्चों यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज से मतलब यहाँ प्रोटॉन बिल्कुल नहीं है। पॉजिटिव चार्ज से मतलब है कि कॉपर का सपोज वो वायर है, तो कॉपर में आप उसके एक इलेक्ट्रॉन को सपोज हटा रहे हो, तो बाकी बचा हुआ पूरा कॉपर आयन, ठीक है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर इधर चल रहा है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसमें कोलिजन्स होंगे। कौन कौन से कोलिजन होंगे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा, पॉजिटिव चार्ज दूसरे किसी पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा, जिसके कारण हमें वायर में रेजिस्टेंस मिलता है। तो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो इसी कोलिजन के कारण होता है। तो होना तो ये चाहिए था कि अगर हमने इस वायर पर किसी सेल को अप्लाई किया, किसी बैटरी को अप्लाई किया, तो होना तो ये चाहिए था कि इलेक्ट्रोस्टैट्स के अकॉर्डिंग हम इसका एक्सीलरेशन निकाल लें,
इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स बाय मास, लेकिन ऐसा होता नहीं। चूँकि ये बार बार कोलाइड कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बार बार टकरा रहा है, तो इसके कारण ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नहीं चल पाता, बल्कि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल पाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ रिलेशन I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, जहाँ बच्चों वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ए क्या है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं किसी वायर में तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव नहीं करते। एक कंफ्यूजन बच्चों यहाँ पे और हो जाता है कि क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही करंट की वेलोसिटी है? बिल्कुल नहीं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो माइक्रोमीटर्स पर सेकेंड या कई बार तो और कम में होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जबकि करंट तो जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया उसका इमीडिएट इफेक्ट आपको दिखाई देता है। अगर आपको पंखे को चलाना है तो आपने स्विच ऑन किया, पंखा चलने लगा, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो माइक्रोमीटर्स पर सेकेंड यानी 10⁻⁻⁶ की रेंज में, तो वो तो बहुत ही कम है। तो एक चीज़ बच्चों ये ध्यान रखनी है हम लोगों को कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो करंट की वेलोसिटी नहीं होती। क्या होता है बेटा, करंट डेंसिटी जे से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं करंट पर यूनिट एरिया से। बेटा करंट डेंसिटी और करंट के बीच के डिफरेंसेस को भी जानो, इस पर कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट उस पूरे कंडक्टर में एक समान रहता है, भले ही वो यूनिफॉर्म शेप का कंडक्टर हो या नॉन यूनिफॉर्म। यानी जैसे ये पेन है तो ये एक यूनिफॉर्म शेप है, लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म भी होता, अब इसको क्वेश्चन में रखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी होता तो भी करंट उसमें एक जैसा जाता, जबकि करंट डेंसिटी चेंज कर सकती है पॉइंट टू पॉइंट। करंट एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। बेटा मैक्रोस्कोपिक किसको बोलते हैं, जिसको आप किसी इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हो, करंट को आप एम मीटर से नाप सकते हो, जबकि करंट डेंसिटी एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, यानी उसको नापने के लिए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो कैसे नपेगा, तो वो नपेगा किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से। फॉर एग्जांपल किसी कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, उसे हम थर्मामीटर से नाप सकते हैं, लेकिन वो टेम्परेचर किसके कारण है, मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के कारण, उसे हम नहीं नाप सकते, वो एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। तो इसी तरह से करंट और करंट डेंसिटी के बीच में भी डिफरेंस है। करंट एक एसआई सिस्टम में बेटा हम लोगों ने डायमेंशंस को रिवाइज किया था, उसका भी रैंक ये इस सीरीज़ में यानी क्विक रिवीजन सीरीज़ में आप देखोगे इसके प्लेलिस्ट में जाके, तो उसमें डायमेंशंस का भी एक चैप्टर है जिसको हम लोगों ने रिवाइज किया हुआ है, और डायमेंशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है। ठीक है, तो करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, जबकि करंट डेंसिटी बेटा क्या है, वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो ये है इन दोनों के बीच का एलिमेंट्री डिफरेंस। बच्चों अब अगर बात की जाए जैसे किसी कंडक्टर के बारे में, मान लो तुम्हारे पास एक कंडक्टर कुछ इस शेप का है, ऐसे है, और इसके दो पॉइंट्स की बात की जाए, मान लो इस पॉइंट को नाम दे दो तुम 1 और इसको नाम दे दो 2, तो करंट तो दोनों में एक जैसा रहेगा, यानी करंट एट पॉइंट 1 करंट एट पॉइंट 2 दोनों इक्वल होंगे। लेकिन जब आप बात करोगे करंट डेंसिटी की या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, पहले करंट डेंसिटी को ही देखते हैं, तो करंट डेंसिटी 1 पॉइंट पर 2 पॉइंट से ज़्यादा होगी। रीज़न, क्योंकि 1 पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, और यही चीज़ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए भी आप कह सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, I/A, इसको आप J बोल सकते हो। तो इसका मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी 1 पॉइंट पर 2 पॉइंट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है किसी वायर का वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, R0 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। बेटा यहाँ बात हम लोग मेटल्स की ही कर रहे हैं, तो मेटल्स में जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता चला जाता है। रेजिस्टेंस भी और उसकी रेजिस्टिविटी भी वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो बढ़ता जाएगा। जबकि यही अल्फ़ा जब सेमीकंडक्टर्स के लिए लेते हैं तो वहाँ निगेटिव होता है। सेमीकंडक्टर्स में बात उल्टी देखी जाती है, सेमीकंडक्टर्स में जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो रेजिस्टेंस कम होता है, यहाँ मेटल्स में कंडक्टर्स में वो बढ़ता है।
रेजिस्टेंस को पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ने वाली रिलेशन यानी ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, यानी अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V का अप्लाई किया गया तो उसमें से कितने का करंट फ्लो करेगा। और इसी को जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेते हो तो E इक्वल टू जे इंटू रो। इसका मतलब V और I का ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए पोटेंशियल और करंट का तो वो स्ट्रेट लाइन होगा ओम्स लॉ के मुताबिक। और यही ग्राफ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और I का इक्विवेलेंट क्या है J यानी करंट डेंसिटी, तो उसके बीच में प्लॉट करें तो हमें ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। यानी E और J का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो ओमिक कंडक्टर है, वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। V और I का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन तो वो एक ओमिक कंडक्टर है, मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। इस चैप्टर में हम लोग को जो बात करनी है वो मेटल्स की करनी है, तो मेटल्स तो ओमिक कंडक्टर की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग। सेमीकंडक्टर्स में जैसे पीएन जंक्शन होता है या डायोड्स होते हैं, जंक्शन डायोड्स, तो वो फॉलो नहीं करते, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। कोई वायर अगर है बेटा हमारे पास तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला रो एल बाई ए। रो यहाँ पर रेजिस्टिविटी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस, मटेरियल, टेम्परेचर एंड शेप एंड साइज। इसका मतलब किसी वायर की लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे पतला होता जाएगा। यानी वायर को अगर हम महीन करते चले जाएं, पतला करते चले जाएं, तो उसका रेजिस्टेंस और बड़ा होता चला जाएगा। अब इस रिलेशन से बेटा आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी कि अगर आप लेंथ को काट दो, आप कुछ टुकड़ों में काट दो। अगर आपने एक रेजिस्टेंस लिया जो कि 10 ओम का है और उसे अगर 4 बराबर हिस्सों में काट दिया तो हर हिस्से का रेजिस्टेंस एक समान होगा। और क्योंकि लेंथ अगर 1/4 हो रही है तो रेजिस्टेंस भी 1/4 होकर के 2.5 ओम हो जाएगा। अगर इसी 10 ओम को हमने इक्वल 4 हिस्सों में ना बांट के सपोज इसको हम लोगों ने 1:3 में बांट दिया, तो अगर एक वायर है जिसकी लेंथ L है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, उसे 1:3 में बांट दें तो रेजिस्टेंस भी उसी रेशो में बढ़ जाएगा। यानी 10 × 1/4 दैट इज 2.5 और ये बच्चों बचा हुआ हो जाएगा यानी 30/4 दैट इज 7.5। क्लियर। अगर हम किसी वायर को खींच देते हैं, अगर हमारे पास एक वायर है और इसको हमने ऐसे खींच दिया, इसकी लंबाई को n टाइम्स बढ़ा दिया, तो ये वायर अगर इसकी रेजिस्टेंस अगर ये था, मान लो फॉर्मूला था, और हम लोगों ने किया क्या, हमने इस वायर को n टाइम्स बड़ा कर दिया, n टाइम्स L कर दिया। तो बच्चों वॉल्यूम चूँकि सेम रहेगा क्योंकि वायर का जो मास है वो सेम, उसकी जो डेंसिटी है वो सेम। अगर वो कॉपर था तो उसको खींचने पर भी तो वो कॉपर ही रहेगा यानी डेंसिटी सेम। इस वायर का मान लो कुछ देर के लिए यही वायर हो और तुम इसको ऐसे खींच दो तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो लंबाई अगर n टाइम्स हो गई तो इसका मतलब एरिया बाय n टाइम्स हो जाएगा। इस n को ऊपर ले जाओ तो ये n² टाइम्स हो जाएगा। इसको एक फॉर्मूले की तरह से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं हम लोग कि वायर को अगर 10 गुना कर दिया गया, सपोज खींच करके वायर को 10 गुना बड़ा कर दिया गया, तो इसका मतलब बेटा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस 100 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर। बेटा रेजिस्टेंस को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो वो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। मतलब अगर रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ा गया तो ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। डायरेक्ट जुड़ने का मतलब जो R इक्विवेलेंट होगा वो डायरेक्टली निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, R1 + R2 एंड सो ऑन। जब रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ते हैं तो उनमें क्या चीज़ सेम होती है, करंट। करंट इनमें एक जैसा जाएगा जबकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। क्या ये बता सकते हो किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा। यानी अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए तुमने तो रेजिस्टेंस के जुड़ने का तरीका तो बिल्कुल सिंपल, R1 R2 R3 R4 ऐसे करके जुड़ते चले जाना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है यानी बैटरी अप्लाइड है, करंट फ्लो कर रहा हो तो करंट सेम रहता है। रेजिस्टेंस जब सीरीज में जुड़ते हैं तो उनमें करंट सेम होता है। करंट सेम होगा तो V = IR, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस ज़्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस बड़ा है। सपोज ये R1 R2 में R2 बड़ा हुआ तो R2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा। इसी बात को अगर पैरेलल के लिए बोलते हो कि अगर
दो रेजिस्टेंस हैं और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है, तो बेटा इसको निकालने का तरीका क्या होता है, रेजिस्टेंसेस अगर R1 R2 ऐसे जोड़े तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट निकालने के लिए इन्हें रेसिप्रोकल करके ऐड करोगे। बेटा रेसिप्रोकल करके ऐड करने का मतलब बिल्कुल इसी तरह से देखोगे कि जो कैपेसिटर्स होते हैं वो जुड़ते हैं इसके ठीक उल्टा, मतलब रेजिस्टेंस जैसे सीरीज में जुड़ते हैं वैसे कैपेसिटर पैरेलल में, और रेजिस्टेंस जैसे पैरेलल में कैपेसिटर वैसे सीरीज में। तो जब इनको ऐसे जोड़ा जाएगा तो ये रेसिप्रोकल करके आएंगे। अब इस केस में क्या होगा, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस एक जैसे होंगे, लेकिन करंट उसमें से ज़्यादा फ्लो करेगा जिसका रेजिस्टेंस कम है। तो एक बार इस बात को बेटा फिर से रिवाइज करते हैं। जब सीरीज़ में है तो करंट सेम, पोटेंशियल ड्रॉप उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बड़ा जो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट स्मॉलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, जब हम लोग सीरीज़ में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा आता है क्योंकि डायरेक्ट जुड़ रहा है, और जब उसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे छोटे से भी छोटा आता है। ठीक है, चलो बेटा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्या है किरचॉफ लॉ? किरचॉफ के दो लॉज हैं। एक कौन सा लॉ है बोलो, जंक्शन लॉ। बच्चों जंक्शन लॉ क्या बोलता है, किसी भी जंक्शन की तरफ जाने वाले नेट करंट का टोटल वो जीरो आना चाहिए। इसका मतलब ये निकला कि किसी जंक्शन की तरफ जितना करंट जाएगा उतना ही उस जंक्शन से दूर जाना चाहिए। जंक्शन लॉ का मतलब बेटा ये हो गया कि अगर मान लो ये कोई कॉम्बिनेशन दिया गया और इधर 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, इधर 4 एम्पियर का करंट दूर जा रहा है और इधर 5 एम्पियर का, और हमसे इस रेजिस्टेंस में पूछा जाए तो हम लोग ये देख लेते हैं कि कितने का करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है और कितना जंक्शन से दूर। इस फिगर के मुताबिक अगर ध्यान दो तो 9 एम्पियर का करंट जंक्शन से दूर जा रहा है, जबकि सिर्फ 3 एम्पियर का करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब बेटा इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 6 एम्पियर का करंट जंक्शन की तरफ जाना चाहिए। जंक्शन लॉ किस कंसेप्ट पर बेस्ड है या किस लॉ पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लूप लॉ क्या है, किरचॉफ का लूप लॉ क्या है, किसी सर्किट में जहाँ से चले अगर हम घूम करके उसी जगह पर पहुँच जाएं तो जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो। अगर जहाँ से चले वहीं पर लौट आए तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा ज़ीरो। और ये लॉ किस लॉ पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें बेटा एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि जब जैसे कोई बैटरी है, ये बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, इसी तरह से करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। इसको ऐसे ध्यान रखो कि पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट से हमेशा हाई पोटेंशियल पर होगी और करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो अगर करंट के अपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। क्लियर। सेल क्या होती है, सेल का काम क्या है किसी भी सर्किट में, सेल का काम है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। अगर किसी वायर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मेंटेन रहा तो फिर तो उसमें करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए बैटरी को अप्लाई किया जाता है। तो बैटरी क्या है, सेल क्या है बेटा, वो एक ऐसा सिस्टम है जो अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करके पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा करंट उसमें फ्लो करता रहेगा। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि घरों में जो इन्वर्टर है उसमें बैटरी लगी है तो उसको कुछ समय में आपको चार्ज करना पड़ता है। अगर लाइट चली गई तो इन्वर्टर कुछ समय तक तो ठीक है उससे काम कर लेता है, लेकिन कुछ ही समय में वो ख़त्म हो जाती है बैटरी और आपको उसको फिर से चार्ज करना पड़ता है। तो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, इसका रिलेशन ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसके साथ क्या है, ई प्लस माइनस आई आर। बेटा वी क्या है, किसी सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे एक सेल को हम लोगों ने किसी रेजिस्टेंस के साथ में जोड़ दिया, ये सपोज ई कॉमा आर की है, ये कैपिटल आर का है रेजिस्टेंस, तो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू ई प्लस माइनस आई आर। ई क्या होता है, ईएमएफ। ईएमएफ को कैसे डिफाइन करते हो, किसी सेल के अक्रॉस वो पोटेंशियल डिफरेंस जबकि या तो उसमें से कोई करंट ना फ्लो करे या सेल आइडियल हो। मतलब अगर आई जीरो हो गया तब भी ई इक्वल टू वी है
और जब R 0 हो गया तब भी E इक्वल टू V है। इसका मतलब करंट किसी सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडीशन में जब या तो सेल में से कोई करंट फ्लो ना करे, ठीक, जिसको बोलते हैं ओपन सर्किट, या वो सेल आइडियल नेचर की हो, यानी उसका बेटा रेजिस्टेंस कितना हो जाए 0, तो तब EMF V के यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, अदरवाइज वो बराबर नहीं होगा। ये प्लस कब लेते हो? जब सेल चार्ज हो रही हो। माइनस कब लेते हो? जब ये सेल डिस्चार्ज हो रही हो। यानी किसी सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब वो चार्ज हो रही होगी तो ज़्यादा होगा उसके EMF से, जब वो डिस्चार्ज हो रही होगी तो कम होगा। कैसे पहचानेंगे कि वो चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है? किसी सेल के अंदर करंट अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हो तो वो सेल चार्ज हो रही होगी, उस कंडीशन में E + IR का फॉर्मूला बैठेगा। और अगर किसी सेल के अंदर करंट निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हो सेल के अंदर, तो वो सेल डिस्चार्ज हो रही होगी। जैसे इस फिगर के मुताबिक बेटा अगर कहा जाए तो ये करंट सेल फ्लो करा रही है, तो ये सेल डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि इसमें जो करंट जा रहा है वो निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, सेल के अंदर, सेल के बाहर नहीं, सेल के अंदर। सेल के बाहर तो फिर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बच्चों अगर सेल को तुमने ऐसे लगा रखा है तो किसी सर्किट में मान लो, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अगर हम लोग इसको हटाएं और इसकी जगह एक अकेली सेल लगा दें तो ये दोनों सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये E1, R1, E2, R2 हो, तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए इसको रिप्लेस कर सकते हो एक ऐसी सेल से जिसका EMF है E1 + E2 और जिसका रेजिस्टेंस क्या है R1 + R2। इन केस ये दोनों सेल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में करंट भेज रही हो, यानी ये ऐसे हो, कुछ देर के लिए मान लें ये E1 R1 E2 R2, और अगर हम लोग ये मान लें कि E2 E1 से बड़ा है तो वो डायरेक्शन ऑफ करंट को गवर्न करेगा। इसका मतलब जो इक्विवेलेंट सेल बनेगी वो इसके अकॉर्डिंग बनेगी, ये E2 के, तो उस कंडीशन में ये इक्विवेलेंट सेल हो जाएगी। इक्विवेलेंट सेल कितने की? E2 - E1 की। लेकिन बेटा एक चीज़ का ध्यान देना, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होंगे, वो कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अगर सर्किट में जोड़ा जाएगा तो करंट फ्लो करेगा तो उन दोनों में से ही गुजरेगा। अगर पैरेलल में लगाया जाए, अगर इनको पैरेलल में लगाया जाए और एक जैसे टर्मिनल्स आपस में जुड़े हुए हों, E1 R1 और E2 R2, तो इसका जो EMF है बेटा वो कैसे निकालते हो? E1/R1, अगर एक जैसी प्लेट जुड़ी हैं तो प्लस E2/R2 1/R1 1/R2। इन केस ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ा होता तो यहाँ पर हम लोग माइनस ले लेते, और जो रेजिस्टेंस है वो 1/R = 1/R1 + 1/R2, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा एक चीज़ का ध्यान देना, अगर ये दोनों एक जैसे जुड़े हैं तब तो ठीक है, पहले प्लेट पॉजिटिव जुड़ी है तो यहाँ प्लस ले लिया। इन केस ये मान लो ऐसे उल्टा लगा होता तो फिर यहाँ पर ये माइनस आ जाता, ठीक है। अगर हमारे पास n सेल्स हों और वो सीरीज में लगी हुई हों तो उनका सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे तुमने इस पिछले एग्जांपल में देखा है बिल्कुल वैसे ही करोगे। अगर मान लो तुम्हारे पास n सेल्स हों और वो सीरीज में लगी हुई हों, ऐसे ये सारी सेल्स मान लो E, R की हैं और ये सभी n सेल्स लगी हुई हैं, तो इसको रिप्लेस कर दोगे एक अकेले सेल से जिसका EMF है Ne और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है Nr। लेकिन अगर यही सेल्स बेटा पैरेलल में लगी हों, ऐसे लगी हों, मान लो ये m सेल्स हों, हर सेल Er की है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी एक सेल को ले लोगे, बस उसी का EMF लोगे, और ये सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं इसलिए R/m हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा लास्ट में इसके अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें
यानी हमारे पास n सेल्स एक जैसी हों, E, R वाली हों, और वो ऐसे सीरीज़ में लगी हैं, और ऐसे हमारे पास ऐसे m कॉम्बिनेशन हो, तो एक सीरीज़ में आया होगा NE का, इसका इक्विवेलेंट आया होगा NR, और चूंकि ऐसे m रोज लगे हैं तो NR/m। ठीक है, तो बच्चों कंप्लीट करें इसको। चलो, तो ये था करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट। बेटा अगले लेक्चर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकंड लेक्चर में, हम लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, फिर और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर, एम मीटर एट्सेट्रा, ये फिर पावर एट्सेट्रा, ये सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन को ऑन रखो, डेली इसमें वीडियो लेक्चर्स लोड होंगे। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, एक अच्छी रैंक से सिलेक्शन लो। विश यू ऑल द बेस्ट।